जब साल 1903 में राइट ब्रदर्स अमेरिका में दुनिया के पहले सक्सेसफुल एयरप्लेन की टेस्ट फ्लाइट कर रहे थे, उसके 6 साल पहले अमेरिका के ही एक दूसरे इन्वेंटर फिलिप हॉलैंड ने एक ऐसा इन्वेंशन किया था जो नेवी को और नेवल वॉरफेयर को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये थी दुनिया की पहली सबमरीन, एक सबमर्ज वेसल, यानी एक ऐसी शिप जो पानी के नीचे चलती है। इसके बारे में लोग तब से सोच रहे हैं जब से नॉर्मल सरफेस शिप्स बनी हुई है। 16th सेंचुरी में ब्रिटेन के एक इन्वेंटर ने एक ऐसी बोट बनाई थी जिसको सबमर्ज्ड ओर्स से चलाया जा सकता था। इसके बाद एक अमेरिकन इन्वेंटर डेविड बुशनेल ने एक ऐसी ओल्ड सबमर्सिबल बनाई थी जिसको ब्रिटेन के खिलाफ वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस में यूज भी किया गया था। इनफैक्ट 1800 और 1801 में फ्रेंच नेवी में एक ऐसी बोट थी जिसका नाम नॉटिलस था, जिसको पानी के अंदर यूज किया जा सकता था। और जब 1815 की वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को ब्रिटेन ने हरा दिया और उनको हराने के बाद सेंट हेलेना के आइलैंड पे भेज दिया था, तो नेपोलियन को इस आइलैंड से भगाने के लिए भी एक सबमरीन के बारे में सोचा गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देख के ये बात क्लियरली समझ में आती है कि इंसान एक ऐसी मशीन जो पानी के नीचे मशीन्स और मोटर से चल सकती है, इसको बनाने की कोशिश बहुत सालों से कर रहे थे। पर इस कोशिश में सबसे बड़ी सफलता मिली जॉन फिलिप हॉलैंड को। अब दिलचस्प बात यह है कि जब इन्होंने पहली सबमरीन बनाई तो उसके तुरंत बाद जब नेवीज इसको यूज करने लगी तो ऐसा लग नहीं रहा था कि सबमरीन्स कोई खास डिफरेंस करने वाली हैं वॉरफेयर में। पर जब जर्मनी ने इन सबमरीन्स को यूज करके एलाइड नेशंस के खिलाफ एक अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर किया, तब लोगों को पता चला कि नेवल वॉरफेयर में सबमरीन्स की कितनी इंपॉर्टेंस होने वाली है। और इसके जवाब में फिर ब्रिटेन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे वो जर्मनी की यू-बोट्स का सामना कर सकते थे। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है जॉन फिलिप हॉलैंड से। ये आयरलैंड के एक मरीन इंजीनियर थे। इनका जन्म हुआ था साल 1841 में, यानी ये उस टाइम में आयरलैंड में बड़े हुए थे जब आयरलैंड ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। और ये बात हॉलैंड को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि आयरलैंड ब्रिटिश एम्पायर से अलग हो। इसी के चलते उन्होंने एक फिनियन ब्रदरहुड नाम का ग्रुप ज्वाइन किया, जिसका मेन एजेंडा ये था कि आयरलैंड को मिलिट्री एक्शन करके ब्रिटेन से अलग करना। पर क्योंकि वो टाइम था जब ब्रिटेन की नेवी को दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस नेवी माना जाता था, इसीलिए अब हॉलैंड बस इस कोशिश में लग गए कि कोई ऐसी मशीन बनाया जाए जिससे ब्रिटेन की नेवी से टक्कर ली जा सके। तो उनके जो शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स थे अपने इनिशियल डेज में, उसके लिए जो उनको पैसे चाहिए थे उसमें उनकी मदद की फिनियन ब्रदरहुड ने। पर जैसे जैसे उनकी डिजाइन इंप्रूव होने लगे तब ये दिखने लगा कि उनको और पैसे की जरूरत पड़ेगी। जब हॉलैंड अमेरिका पहुंचे तो अमेरिकन गवर्नमेंट का ध्यान अपने रिसर्च की तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक बहुत स्मार्ट चाल चली। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था कैन न्यूयॉर्क बी बॉम्बार्डेड। अब अमेरिकन्स उस समय भी और आज भी यही सोचते हैं कि उनका कॉन्टिनेंट बाकी दुनिया से इतना दूर है कि एशिया से, यूरोप से कोई भी ताकत इजीली उनके ऊपर हमला नहीं कर सकती। तो ऐसा आर्टिकल जिसमें ये कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क पे अटैक किया जा सकता है, जो कि अमेरिका की इतनी बड़ी सिटी है, तो ये आर्टिकल पढ़ते ही अमेरिकन गवर्नमेंट का ध्यान तुरंत हॉलैंड के ऊपर गया। उन्होंने देखा कि हॉलैंड एक ऐसी डिजाइन तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी वेसल की जो पानी के नीचे रह के भी बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। तो इसीलिए फिर इसके जवाब में अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया। तो इस कॉन्टेस्ट में अमेरिकन गवर्नमेंट का एजेंडा ये था कि देश भर से सारे इंजीनियर्स अपने सबमरीन्स के डिजाइन गवर्नमेंट को भेजेंगे और जो डिजाइन जीतेगी उस डिजाइन को बनाने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट उस इंजीनियर को पैसे देगी। तो इस कॉन्टेस्ट में हॉलैंड ने भी अपनी डिजाइन भेजी और उनकी डिजाइन सेलेक्ट हुई और अब अमेरिकन गवर्नमेंट हॉलैंड को पैसे दे रही थी इस सबमरीन को बनाने के लिए। हॉलैंड के जो इनिशियल डिजाइन्स थे वो खास काम नहीं किए, पर फाइनली हॉलैंड 6 नाम का डिजाइन हॉलैंड ने यूएस नेवी को दिया साल 1897 में। और इसी डिजाइन को यूज करके आगे आने वाले 40 सालों तक दुनिया भर की नेवीज किसी न किसी तरह से सबमरीन्स बना रही थी। साल 1900 में यूएस नेवी ने इस सबमरीन को यूएसएस हॉलैंड बोल के लॉन्च कर दिया। ये डिजाइन इतनी रिवोल्यूशनरी थी कि दुनिया भर की सबमरीन्स को ये डिजाइन चाहिए थी। तो इसीलिए फिर हॉलैंड ने इस डिजाइन को बाकी देशों को बेचना शुरू किया। खुद ब्रिटिश नेवी ने इस डिजाइन को साल 1900 में खरीदा। उसके बाद जापानीज और स्वीडिश नेवी ने साल 1905 में, 1906 में इसको खरीदा डच नेवी ने और 1907 में रशिया ने खरीदा। फ्रांस और जर्मनी पहले अपने कुछ डिजाइन ट्राई कर रहे थे सबमरीन्स बनाने के लिए, पर फाइनली उन्होंने भी फिर इसी डिजाइन को खरीद लिया। इस तरह से करते करते साल 1914 आते आते दुनिया भर के 16 देशों में 400 हॉलैंड 6 सबमरीन्स पहुंच गए। ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि सबमरीन्स के नेवी में आते ही एकदम से भूचाल आ गया और नेवी बिल्कुल बदल गई। ऐसा नहीं हुआ था। जब सबमरीन स्टार्टिंग में नेवल वॉरफेयर में आई थी तो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वो पानी के नीचे चल सकती हैं, यानी किसी दुश्मन की शिप को जो सरफेस के ऊपर है उनको सबमरीन्स नजर नहीं आएंगी। पर सिर्फ यही उनका एडवांटेज। परंतु
इसके साथ साथ सबमरीन्स के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। पहली चीज है कि सबमरीन्स अंडर वाटर बहुत स्लो चल रही थी। उनकी टॉप स्पीड होती थी 8 नॉट्स यानी रफली 9.2 किलोमीटर पर आवर। उसके कंपैरिजन में मॉडर्न सबमरीन्स 25 नॉट्स तक चली जाती हैं। ये सबमरीन्स की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी क्योंकि कम स्पीड होने की वजह से वो सरफेस शिप्स के साथ लगातार चल नहीं पाती थी। तो अगर एक सबमरीन को देखना है कि सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, पानी के ऊपर क्या एक्टिविटी हो रही है, कौन सी शिप्स हैं, तो सबमरीन को पानी के ऊपर आने की जरूरत नहीं है। वो पानी के नीचे ही एक डेप्थ पे रह के पेरिस्कोप से क्लियरली देख सकते हैं कि सरफेस के ऊपर क्या एक्टिविटी चल रही है। पर शुरुआती दिनों में ये पेरिस्कोप बहुत बेसिक होते थे और सोनार टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं हुई थी। इसीलिए सबमरीन्स को ये डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता था कि सरफेस के ऊपर अभी कौन कौन सी शिप्स हैं। इसी वजह से सरफेस के नीचे रह के सबमरीन्स इजीली देख नहीं पाती थी कि उनकी टारगेट शिप्स कहाँ पे हैं। तो अगर उनको टारगेट शिप को देखना है तो उनको सरफेस के ऊपर आना ही पड़ता था, और अगर एक बार सरफेस के ऊपर आ गई तो उनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है सबमर्ज्ड है ना, वो उनके हाथ से निकल गया। तो इजीली सामने वाली जो टारगेट शिप है वो भी इनके ऊपर अटैक कर सकती थी। इसी वजह से इन सबमरीन्स को शुरुआत के दिनों में ओशन के कुछ ऐसे एरियाज में रखा जाने लगा जहां पे ये बात क्लियर थी कि यहां से शिप्स गुजरती हैं, यहां पे शिप का ट्रैफिक बहुत हाई रहता है। इन स्पेसिफिक रीजन्स को पेलाजिक एरियाज कहते थे। ये बेसिकली ऐसे एरियाज थे जो बहुत सकरे थे और यहां से शिप्स गुजरती ही थी। तो अगर यहां पे आपने सबमरीन्स को डिप्लॉय किया हुआ है तो आपको क्लियरली पता है कि सबमरीन्स को सरफेस के ऊपर नहीं आना पड़ेगा एनिमी शिप्स को देखने के लिए। कुछ हाई ट्रैफिक पेलाजिक एरियाज थे ब्लैक सी में, बाल्टिक सी में, इंग्लिश चैनल में, नॉर्थ सी और मेडिटेरेनियन के अंदर भी कुछ एरियाज थे जहां पे सबमरीन्स को डिप्लॉय किया जा रहा था। तो अगर आप नोटिस करोगे तो शुरुआती दिनों में सबमरीन्स ने जिन जिन शिप्स को डुबाया है ये वो शिप्स हैं जो पेलाजिक एरिया से ही गुजर रही है। जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ तो जर्मन नेवी के सामने भी वही समस्या थी जो बाकी देशों के सामने थी सबमरीन्स को लेके। वो ये थी कि सबमरीन्स की रेंज बहुत ज्यादा नहीं थी। इसका मतलब ये था कि जर्मनी अपने होम पोर्ट से या अपने फ्रेंडली पोर्ट से अपनी सबमरीन्स को लॉन्च करके उतने दूर नहीं भेज पाती थी जहां पे वो ब्रिटिश शिप्स के ऊपर हमला कर सकते। तो ऐसा बहुत रेयरली होता था कि कोई जर्मन यू बोट यानी जर्मन सबमरीन लोकेट करके ब्रिटिश वॉरशिप पे अटैक कर पाए। पर दूसरी तरफ ब्रिटिश नेवी तो बहुत स्ट्रांग थी, तो उन्होंने अपनी शिप्स को यूज करके एक नेवल ब्लॉकेड लगा के रखा था। यानी अपनी शिप्स एक एरिया में तैनात करके रखी थी, एक तरह से बाउंड्री लगा के रखी थी जर्मनी के आसपास, ताकि कोई भी दूसरा देश जर्मनी की हेल्प ना कर पाए समुद्र के रास्ते से। तो इस पूरी सिचुएशन में जर्मनी एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में थी और इससे बाहर निकलने के लिए जर्मन हाई कमांड ने डिसाइड किया कि वो अब ब्रिटिश सिविलियन शिपिंग और ब्रिटिश मर्चेंट शिपिंग पे हमला करेंगे। इसी के चलते जर्मन नेवी ने 1915 के जनवरी से लेकर सितंबर तक यानी 9 महीने तक अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर किया। मतलब जो भी शिप्स, चाहे वो सिविलियन शिप्स हैं चाहे वो मिलिट्री शिप्स हैं, सब पे जर्मन नेवी की यू बोट्स हमला कर रही थी। पर यह स्ट्रैटेजी भी उतनी कामगार साबित नहीं हुई। उसका पहला रीजन ये था कि जितनी शिपिंग वो डुबा रहे थे उसके बदले में यू बोट्स का भी नुकसान हो रहा था। तो बेसिकली 20 एनिमी या फिर न्यूट्रल मर्चेंट शिपिंग को डुबाने के बदले में एक यू बोट का भी नुकसान हो रहा था। और दूसरी तरफ ये जो सिविलियन शिप्स को जर्मनी हमला कर रही थी, इसकी वजह से इंटरनेशनली इनका बहुत बहिष्कार हो रहा था, लोग इनको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे। उसके ऊपर से मई 1915 में जर्मन यू बोट ने एक ऐसी सिविलियन शिप को डुबा दिया जिसमें 128 अमेरिकन सिटीजन्स थे। इस शिप का नाम था लुसिटानिया। ये शिप डूबी और इसमें कुल मिला के 1198 पैसेंजर्स की मौत हो गई। इस इंसिडेंट के बाद दुनिया भर से जर्मनी को बहुत क्रिटिसिज्म मिला और अमेरिका को एक बहुत बड़ा रीजन मिल गया जर्मनी के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उतरने के लिए। तो इसी वजह से अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर का बहुत ज्यादा फायदा ना होने की वजह से 9 महीने के बाद जर्मन नेवी ने इस स्ट्रैटेजी को बंद कर दिया। पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 आगे बढ़ रहा था, तो जो ब्रिटिश नेवल ब्लॉकेड था जर्मनी के अराउंड वो तो लगा ही हुआ था। तो जर्मनी के पास इंपोर्ट्स नहीं आ पा रहे थे, यानी बाकी देशों से सामान, रॉ मटेरियल्स जर्मनी को नहीं मिल रहा था। तो जर्मनी की सिचुएशन बद से बदतर हो रही थी और वो डेस्परेट हो रहे थे। तो एक बार फिर से जर्मन नेवी ने डिसाइड किया कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर वापस शुरू करेंगे। हालांकि वो बात जानते थे कि लास्ट टाइम जब उन्होंने किया था तो खास फायदा नहीं हुआ था और दुनिया भर से बहुत गाली भी पड़ी थी, पर वो ये बात भी जानते थे कि अब जल्दी ही यूनाइटेड स्टेट्स भी जर्मनी के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उतरने वाला है और अगर एक बार वो वॉर में आ गए तो उनको हराना मुश्किल होगा। इसी वजह से अब जर्मन नेवी ने, उनकी मिलिट्री ने डिसाइड किया कि हम फिर से अपनी सबमरीन्स को यूज करके ब्रिटेन की सिविलियन और न्यूट्रल शिपिंग भी जो है, जो बाकी देश
ब्रिटेन को हेल्प कर रहे हैं, मटेरियल्स भेज रहे हैं, उन सब को हम अटैक करेंगे। तो इस तरह से 1 फरवरी 1917 से एक बार फिर से ये अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर शुरू हो गया। और शुरू होते ही इस बार इनको इमीडिएटली सक्सेस मिली। जो 1915 में उन्होंने कैंपेन किया था, उसके शुरुआती कुछ हफ्तों में उन्होंने सिर्फ 50 एनिमी शिप्स को डुबाया था। पर 1917 वाले कैंपेन में सिर्फ फरवरी के महीने में यूबोट्स ने 250 शिप्स को डुबाया। ऐसा क्या था इस बार, क्या ये अलग कर रहे थे कि इतनी ज्यादा शिप्स को डुबा पा रहे थे? उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि फरवरी के पहले जब ये यूबोट्स किसी शिप पे अटैक करती थी, तो उसके पहले वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे थे शिप्स पे अटैक करने के। फॉर एग्जांपल, अपने यूबोट से टॉर्पीडो फायर करने से पहले वो शिप को एक वार्निंग देते थे कि हम आपके ऊपर फायर करने वाले हैं, और अगर शिप का क्रू वहाँ से निकल के बोट से जाना चाहता है तो उनको निकलने देते थे। पर यहाँ फरवरी में जब उन्होंने अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर शुरू किया तो उन्होंने ये सब कुछ बंद कर दिया, सारे रूल्स फॉलो करना बंद। इसी वजह से इस बार इन यूबोट्स को इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल रही थी, और इतनी शिप्स को तो डुबा ही रहे थे, उसके बदले में उनका खुद का नुकसान बहुत कम हो रहा था। तो फरवरी के महीने में इन्होंने 4 यूबोट को गवाया, मार्च के महीने में 5 और अप्रैल में सिर्फ 3 यूबोट्स को गवाया। तो ये क्लियरली दिख रहा था कि अब सिचुएशन जर्मन फेवर में है, और इसी वजह से अभी ब्रिटिश नेवी डर रही थी, क्योंकि उनके पास यूबोट से टक्कर लेने के लिए कोई खास सिस्टम्स, कोई खास मशीन्स नहीं थी। हालांकि कहने के लिए उनके पास एंटी सबमरीन वेसल्स थी, या फिर कुछ प्रिमिटिव हाइड्रोफोन लिस्टिंग डिवाइसेस थी, और कभी कभी एयरप्लेन्स को यूज करके भी वो लोग स्पॉट कर पाते थे कि सबमरीन्स कहाँ पे, पर ज्यादातर वो सबमरीन्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए जुलाई 1917 में जर्मन चीफ ऑफ नेवल जनरल स्टाफ एडमिरल हेनिंग वॉन हॉजेनडॉर्फ ने यह कहा था कि अगर हम हर मंथ ब्रिटेन की तरफ जाने वाले 6 लाख टन शिपिंग को डुबा पा रहे हैं तो हम ब्रिटेन को इस वॉर से निकाल सकते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जितनी भी मर्चेंट शिपिंग ब्रिटेन की तरफ जा रही है, ऐसे देश जो लड़ाई में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, न्यूट्रल हैं, पर ब्रिटेन को हेल्प कर रहे हैं, सामान भेज रहे हैं, वो डर के मारे ब्रिटेन की तरफ अपनी शिप्स नहीं भेजेंगे। तो शुरुआत में तो जर्मन यूबोट्स ने बहुत कहर बरपाया ब्रिटिश नेवी के ऊपर, उनकी शिपिंग के ऊपर, पर धीरे धीरे ब्रिटिश नेवी का जो नुकसान था वो उतना ज्यादा भी नहीं हो रहा था जितना जर्मन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि शुरुआत में ब्रिटेन को नुकसान हुआ, उनकी शिपिंग में कमी आई, क्योंकि जो न्यूट्रल देश थे उनकी शिप्स अब डूब रही थी ब्रिटेन की तरफ जाते समय। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को ब्रिटेन के साथ ट्रेड बनाए रखने की जरूरत थी, क्योंकि ये जो देश थे जो ब्रिटेन को सामान दे रहे थे उनको पैसों की ज़रूरत थी। तो अपनी इकोनॉमी को या अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये देश लगातार ट्रेड कर रहे थे। ऐसा ही कुछ अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो ये कह रहे हैं कि वो रशिया के साथ सामान का आदान प्रदान नहीं करेंगे, पर फिर ऐसे भी देश हैं जो ये कह रहे हैं कि हमको, हमारी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए हमको रशिया के सामान की ज़रूरत है, तो हम उनके साथ अपना आदान प्रदान बंद नहीं करेंगे। कुछ ऐसा ही ब्रिटेन के साथ भी हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। इसी वजह से जो बाकी देश थे जो न्यूट्रल थे और ब्रिटेन को सप्लाई कर रहे थे सामान, पहले तो उनकी कुछ शिप्स का नुकसान हुआ, पर बाद में अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचते हुए वो लगातार ब्रिटेन को सप्लाई करते रहे। पर जर्मन से चाहते थे कि बाकी कंट्रीज ब्रिटेन को हेल्प ना करें, उनको सामान ना भेजें। इसीलिए जर्मन यूबोट्स अब ढूंढ के उन शिप्स को हमला कर रही थी जो ब्रिटेन की नहीं थी। तो इसमें भी ब्रिटेन का फायदा हुआ, क्योंकि जो ब्रिटेन की शिपिंग थी अब वो कहीं ना कहीं यूबोट के अटैक से प्रोटेक्टेड थी। तो ये एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से हालांकि शुरुआत में जर्मन यूबोट्स को सक्सेस मिली, पर इतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिली कि ब्रिटेन की नेवी पूरी तरह वॉर से बाहर हो जाए। ये एक रीजन था। अच्छा, एक दूसरा रीजन भी था, और ये रीजन ज्यादा मिलिट्री स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। यहाँ मैं आपको नेवल वॉरफेयर के बारे में एक टेक्निकल चीज बताऊंगा। तो ब्रिटेन ने इस यूबोट के थ्रेट से निपटने के लिए एक कॉन्वॉय सिस्टम बनाया। अब ये जो पूरा कॉन्वॉय सिस्टम का कॉन्सेप्ट था, इसको ब्रिटेन ने नहीं बनाया था, ये बहुत सालों पहले से चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, रोमन्स जब अपनी शिप्स भेजते थे, मर्चेंट शिप्स, तो उनके साथ एक कॉन्वॉय भेजते थे ताकि मेडिटेरेनियन में उनके खिलाफ पायरेट अटैक्स ना हो। उसके बाद फिर स्पेनिश एम्पायर भी ब्रिटिश अटैक से अपनी शिप्स को बचाने के लिए अमेरिकन कॉन्टिनेंट के रीजन में इसी तरह के कॉन्वॉय सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए फिर ब्रिटिश एडमिरल्टी ने भी सोचा कि हम इन यूबोट से टकराने के लिए अब ये कॉन्वॉय सिस्टम यूज करना शुरू करते हैं। एक कॉन्वॉय सिस्टम में बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो ऐसा होता है कि आपकी जो मर्चेंट शिप्स हैं, जो सारा सामान लेके जा रही हैं, जो ज्यादातर सिविलियन शिप्स होती हैं, वो सेंटर में रहेंगी बीच के एरिया में, और आसपास जो बाउंड्री है कॉन्वॉय की, उसमें ज्यादातर आपकी वॉर शिप्स रहेंगी, यानी मिलिट्री की शिप्स, यानी ऐसी शिप्स जो एनिमी शिप को इंगेज करके उनसे लड़ाई कर सकती हैं और उनको डुबा सकती हैं। क्योंकि मर्चेंट शिप्स जनरली एनिमी को इंगेज नहीं करती। अगर मर्चेंट शिप के ऊपर हमला हुआ तो उनको वहां से भागने के अलावा या अपने आप को डिफेंड करने के अलावा कोई तरीका नहीं होता। जनरली मर्चेंट शिप्स नेवल वॉरफेयर में सिटिंग डक्स की तरह होती हैं। मतलब अगर किसी एनिमी शिप ने एक मर्चेंट शिप पे हमला किया तो मर्चेंट शिप अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ खास कर नहीं सकती, वो सिर्फ जिग जैग में शिप चला सकती हैं या फिर तेज जा सकती हैं, इस उम्मीद में कि एनिमी शिप उनके पास पहुंच नहीं पाएगी।
पर उसके अलावा उनके पास कोई खास काउंटर मेजर्स नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मर्चेंट शिप्स के आसपास एक मिलिट्री कॉन्वॉय हो, यानी वॉरशिप्स का बॉडीगार्ड हो, तो ऑब्वियसली मर्चेंट शिप सेफ रहेंगी। अब जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा सुनने से तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है। मतलब अगर कॉन्वॉय सिस्टम आपने यूज़ कर लिया तो यू बोट्स आपको टच भी नहीं कर पाएंगे, पर ये इतना ऑब्वियस नहीं है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। और इसी वजह से जब ये कॉन्वॉय सिस्टम की बात ब्रिटिश नेवी के अंदर हो रही थी, तो ब्रिटिश एडमिरल्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे। वो मेन ये बात कह रहे थे कि अगर एक अकेली मर्चेंट शिप जा रही है तो एक यू बोट को अगर एक मर्चेंट शिप के ऊपर हमला करना है तो मर्चेंट शिप के पास ज़्यादा चांस है बचने का, क्योंकि वो अकेले है तो अपना कोर्स चेंज कर सकती है, जिग जैग कर सकती है, तेज जा सकती है और यू बोट से आगे निकल सकती है ताकि यू बोट उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। पर अगर आपने एक पूरा कॉन्वॉय भेज दिया जिसके अंदर 30, 40, कई बार 50 मर्चेंट शिप्स हैं, तो एक यू बोट जो अटैक करने के लिए वहाँ बैठी है उसको बहुत चांस मिलेगा एक के बजाय मल्टीपल शिप्स के ऊपर हमला करने के। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने नेट जियो या डिस्कवरी पे बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी जिसमें जंगलों को दिखाया जाता है। तो कई बार आप देखेंगे कि जंगलों में जो वाटर बॉडी होती है, जैसे कोई बड़ा तालाब हो गया, कोई झील हो गया, उसके आसपास जब पानी पीने के लिए वहाँ पे हिरन आते हैं या जंगली भैंसें आती हैं, तो वहीं पे नज़दीक कहीं छुप के कोई टाइगर या लायन बैठा होता है। तो जब एक बड़ा हिरणों का ग्रुप पानी पीने के लिए यहाँ पे आता है तो लायंस को बहुत सारे टारगेट्स मिल जाते हैं हमला करने के लिए। तो इस एग्जाम्पल में जो आपके लायंस हैं वो यू बोट्स हो गई और जो इतने सारे हिरन हैं वो आपकी मर्चेंट शिप्स हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 की जो यू बोट्स थी वो लायंस की तरह कंप्लीटली नहीं थी। यू बोट्स के लिए इतना आसान नहीं था एक कॉन्वॉय में किसी एक शिप को टारगेट करना। ये उस जमाने की सबमरीन्स थी, ये इतनी बेसिक सबमरीन्स थी, इसमें टेक्नोलॉजी इतनी बेसिक थी कि सबमरीन्स को टारगेट को अटैक करने से पहले टारगेट को ढूंढने में ही बहुत टाइम लगता था। और एक बार अगर उनको कॉन्वॉय मिल भी जाए तो अपने आप को उस पोजीशन पे रखना जहां से वो सक्सेसफुली कॉन्वॉय की किसी एक शिप को टारगेट कर सके, ये बहुत मुश्किल होता था। क्योंकि देखिए, कॉन्वॉय के अंदर ऐसा नहीं कि सारी शिप्स एकदम एक सीधी लाइन में चल रही हैं। कॉन्वॉय के अंदर बहुत सारी शिप होती हैं और जनरली दो शिप्स के बीच में 1.5 से 2 किलोमीटर का गैप होता है। तो इतना गैप है दो शिप्स के बीच में कि अगर आपने यू बोट से एक टॉर्पीडो फायर किया और आपकी टारगेट शिप को नहीं लगा तो ऐसे नहीं कि किसी और शिप को लग जाएगा। इतना गैप है कि आराम से टॉर्पीडो निकल जाएगा बिना किसी को हिट किए। तो इमेजिन करिए कि एक कॉन्वॉय जा रहा है जिसके अंदर कुल मिला के 20 शिप्स हैं और एक यू बोट है जिसको पता है कि कॉन्वॉय यहाँ से गुजरने वाला है। तो पहले तो उस यू बोट को डिसाइड करना पड़ेगा कि इन 20 शिप्स में से किसको टारगेट करना है, क्योंकि रीजन नंबर 1, एक यू बोट के पास अनलिमिटेड टॉर्पीडोज नहीं होते हैं। उस जमाने में उनके पास 8 से 10 टॉर्पीडो होते थे और उनको लोड और फायर करने में 10 से 15 या 20 मिनट भी लगते थे। रीजन नंबर 2, जैसे ही एक यू बोट ने अपना टॉर्पीडो फायर किया तो चाहे वो टॉर्पीडो टारगेट शिप पे जाके लगे ना लगे, जो कॉन्वॉय में बाकी शिप्स हैं उनको पता चल जाएगा कि इस रीजन में एक यू बोट है। तो यू बोट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वो छुप के फायर कर पाते हैं, वो एडवांटेज उनका खत्म। अब वहाँ पे वॉरशिप्स को पता है कि यहाँ पे यू बोट्स हैं और वो वॉरशिप्स अब इस यू बोट को इंगेज कर सकती हैं। और उस टाइम के फायरिंग सिस्टम्स या फिर टॉर्पीडोज की एक्यूरेसी भी इतनी अच्छी नहीं थी कि अगर आपने फायर किया तो जाके लग ही जाएगा। तो कुल मिला के अगर एक यू बोट को एक कॉन्वॉय के अंदर शिप को हिट करना है तो 3 मुश्किल कंडीशंस मीट होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, यू बोट को पता होना चाहिए कि वो कॉन्वॉय एग्जैक्टली कहाँ से कितने बजे गुजरने वाला है। कंडीशन नंबर 2, यू बोट को जब ये पता है कि वो कॉन्वॉय कहाँ से गुजरने वाला है तो उस पोजीशन पे पहले से ही यू बोट को होना चाहिए। और कंडीशन नंबर 3, यू बोट को सही पोजीशन और सही एंगल पे होना होगा ताकि जब वो अपना टॉर्पीडो फायर करे तो एक्यूरेटली जाके टारगेट को लगे। अब जब ये 3 कंडीशंस मीट होती थी तभी यू बोट का सक्सेसफुल हिट होता था एक कॉन्वॉय के अंदर। और ऐसा नहीं था कि एक बार एक टॉर्पीडो फायर किया, 20 शिप्स जा रही हैं तो एक मिस हो गया तो वापस जाके एक और फायर कर देंगे। इतना आसान नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया 15 से 20 मिनट लगते थे वापस टॉर्पीडो को लोड करके फायर करने में, और उतने टाइम में शिप्स तो लगातार चली रही हैं। और ध्यान रखिए, शिप्स की जो स्पीड थी वो यू बोट से ज़्यादा थी। तो अगर आपने टॉर्पीडो फायर किया और उसने टारगेट को हिट नहीं किया तो वापस एक टॉर्पीडो फायर करने के लिए आपको सही पोजीशन और सही एंगल पे आना पड़ेगा। और ये उम्मीद करनी होगी कि कॉन्वॉय सिस्टम, इनको पता चल चुका है कि यहाँ से एक टॉर्पीडो फायर हुआ है मतलब यहाँ यू बोट है, वो धीरे धीरे ही चले, आगे अपनी स्पीड बढ़ा के जिग-जैग करके आगे ना निकल जाए। इसी वजह से जब भी कॉन्वॉय में मर्चेंट शिप चलती थी तो उनको हिट करना यू बोट्स के लिए मुश्किल होता था। ये तो कॉन्वॉय सिस्टम का एक बहुत ही ऑब्वियस और बहुत ही एंटिसिपेटेड एडवांटेज था, पर इसके अलावा एक इनडायरेक्ट फायदा भी हुआ ब्रिटिश नेवी को इस कॉन्वॉय सिस्टम का। वो ये था कि जनरली ब्रिटिश शिप्स यू बोट्स को ढूंढने के लिए अलग से सेल करती थी ताकि कहीं अगर यू बोट्स मिले तो उनको एंगेज करके उन पे हमला किया जाए। पर ज़्यादातर ये जो सर्चेस पे शिप्स निकलती थी उनको सक्सेस मिलती नहीं थी क्योंकि यू बोट्स उनको मिलती ही नहीं थी।
पर जब से उन्होंने कॉन्वॉय सिस्टम शुरू किया तो यू बोट्स को ढूंढ ढूंढ के इन कॉन्वॉयज के ऊपर आती थी उनको एंगेज करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली इस कॉन्वॉय सिस्टम के अंदर जो वॉरशिप्स होती थी वही अब इन सबमरीन्स को एंगेज करके इनको अटैक करती थी। तो इस तरह से ब्रिटिश नेवी का इनडायरेक्टली फायदा ये हुआ कॉन्वॉय सिस्टम से कि उनको यू बोट्स को ढूंढने नहीं जाना पड़ रहा था, यू बोट्स खुद उनके पास आ रही थी हमला करवाने के लिए। और 1915 में ब्रिटिश शिप्स डेप्थ चार्जेस यूज करने लग गई थी। ये एक तरह की एक्सप्लोसिव डिवाइस होती है मेटालिक, जो पानी के नीचे एक डेप्थ पे जाती है और फिर ब्लास्ट होती है, और उसके अगर रेडियस में कहीं पास में कोई यू बोट कोई सबमरीन रही तो वो सबमरीन डैमेज हो सकती है, डूब सकती है। इस डेप्थ चार्ज का आविष्कार कैसे हुआ इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो 1917 एंड होते होते यू बोट्स और कॉन्वॉयज के बीच में जो धरपकड़ चल रही थी इसका जो क्लियर एडवांटेज था वो ब्रिटिश की तरफ जा रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के आखिरी 9 महीनों में कुल मिला के 120 यू बोट्स ने टोटल 1133 शिप्स को डुबाया, जिसमें से सिर्फ 134 ऐसी शिप्स थी जो कॉन्वॉय सिस्टम के अंदर थी। तो आप सोचिए 1133 में सिर्फ 134, कितना कम सक्सेस रेट था कॉन्वॉय के अंदर शिप्स को अटैक करने। इस सेम टाइम पीरियड में जर्मन नेवी ने कुल मिला के 61 यू बोट्स को गवाया, पर उसी टाइम पीरियड में उन्होंने 75 नई यू बोट बना भी ली। तो जर्मन नेवी का प्लान ये था कि वो अपना यू बोट के प्रोडक्शन के स्पीड को बढ़ाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा था कि वो साल 1919 में हर महीने 22 यू बोट्स मैन्युफैक्चर करेंगे और साल 1920 में हर महीने 32 यू बोट्स, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि लड़ाई 1920 में भी चल रही होगी। पर जर्मन आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ एरिक लुडेनडॉर्फ, जो कि अब एक तरह से गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे, उनका इरादा कुछ और था। उनको ये समझ में आ गया था कि सिर्फ अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर को यूज करके हम डिसाइसिवली ब्रिटिश लोगों को वॉर से नहीं निकाल सकते। इसीलिए जब मार्च 1917 में रशिया वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर हो गया आर्मिस्टिस करके जर्मनी के साथ, और जर्मनी की जितनी भी आर्मी थी जो ईस्टर्न फ्रंट पे इन्वॉल्व थी वो पूरी फ्री हो गई, तो लुडेनडॉर्फ ने सारी इस आर्मी को उठा के वेस्टर्न फ्रंट पे डाल दिया और वेस्टर्न फ्रंट पे एक बड़ा ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया जिसको लुडेनडॉर्फ ऑफेंसिव या फिर स्प्रिंग ऑफेंसिव भी कहते हैं। पर जुलाई 1917 तक ये पता चल गया कि ये लुडेनडॉर्फ ऑफेंसिव भी फेल हो चुका है और वो पेरिस तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ जर्मन नेवी की हालत भी खराब हो रही थी। अब हर महीने कॉन्वॉय सिस्टम की वजह से वो इतनी यू बोट्स गवा रहे थे जितनी वो बना नहीं पा रहे थे। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मई 1917 के महीने में आयरलैंड के पास से कुल मिला के 36 एलाइड कॉन्वॉयज गुजरे। उसमें से उस रीजन में कुल मिला के 8 जर्मन यू बोट्स थी जो उस एरिया में तैनात थी, वो सिर्फ 5 कॉन्वॉयज को इंटरसेप्ट कर पाई और उनमें से भी कुल मिला के 3 शिप्स को डुबा पाई। तो आप सोच के देखिए कि कॉन्वॉय सिस्टम कितना ज्यादा इफेक्टिव था। और फिर फाइनली नवंबर 1918 में जर्मनी ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ आर्मिस्टिस कर लिया और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ और ये जर्मन नेवी का जो कैंपेन चल रहा था ब्रिटेन के अगेंस्ट वो भी खत्म हो गया। अब जरा नंबर्स पे नजर डालते हैं। इस पूरे टाइम पीरियड में जर्मन्स ने 373 यू बोट्स को लॉन्च किया था, जिसमें से 178 डूब गई थी और 5000 यू बोट क्रू मेंबर्स मारे गए थे। पर इन यू बोट्स ने सिग्निफिकेंट डैमेज किया था। टोटल 5708 शिप्स डुबाई थी, यानी हर एक यू बोट के डूबने के बदले में लगभग 33 शिप्स डूबी थी। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जितने भी जीते हुए एलाइड कंट्रीज थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये यू बोट की प्रॉब्लम का कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। तो वॉर खत्म होने के बाद इन जीते हुए देशों ने जर्मनी के साथ एक ट्रीटी की साल 1919 में, और इस ट्रीटी में जर्मनी के ऊपर बहुत सारे वॉर रेपरेशंस लगाए गए, उनको बेसिकली पनिशमेंट दी गई। इस ट्रीटी का अगर आपको नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो इतनी सारी शर्तें और पनिशमेंट जो दी थी एलाइड कंट्रीज ने जर्मनी को, उसमें से एक ये थी कि अब जर्मनी कभी भी यू बोट फ्लीट नहीं रह सकती, मतलब वो यू बोट्स अपनी नेवी का हिस्सा नहीं बना सकती। हालांकि देखा जाए तो उन्होंने ये पनिशमेंट एयरफोर्स के लिए भी दी थी, मतलब जर्मनी एयरफोर्स भी नहीं रह सकती, पर फिर भी जर्मनी को सिविलियन एयरक्राफ्ट यानी सिविलियन एयरप्लेन बनाने की परमिशन थी। पर यू बोट्स या यू बोट से रिलेटेड कोई भी ऐसी मशीन जो पानी के नीचे ऑपरेट कर सकती है, सबमर्सिबल्स जिसको वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया गया। ये सारे कंट्रीज जो इस वॉर में जीते थे वो इस ट्रीटी में अपने अलग अलग एजेंडा लेके आए थे। उन सबको अलग अलग तरीकों से जर्मनी से बदला लेना था, पर एक बात थी जिसमें सारे कंट्रीज एग्रीड थे, सहमत थे, वो ये थी कि जर्मनी को यू बोट्स नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जर्मन यू बोट्स ने इतना डैमेज किया था बाकी देशों की नेवीज को। हालांकि फिर भी वो जर्मनी को यू बोट्स को बनाने और यूज करने से रोक तो नहीं पाए, क्योंकि 1939 में एक बार फिर से यूरोप में वॉर शुरू हुआ और इस बार जर्मन नेवी के यू बोट के फ्लीट के कमांडर थे एडमिरल कार्ल डॉनिट्ज, और उन्होंने यू बोट्स को यूज करके एक ऐसी टैक्टिक बनाई जिसकी वजह से वो कॉन्वॉय सिस्टम से भी लोहा ले पा रहे थे। इस टैक्टिक का नाम था वुल्फ पैक टैक्टिक्स और इसको बैटल ऑफ द अटलांटिक में एक्सटेंसिवली यूज किया था जर्मन यू बोट्स ने। मैंने बैटल ऑफ अटलांटिक के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।